कांग्रेस की एडवांस तैयारी, बनाया जीत का ब्लूप्रिंट। 3 महीने पहले आएगा वचन पत्र। बीजेपी बोली झूठे हैं कांग्रेस के वादे। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस की एडवांस तैयारी दिख रही है। गुरुवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर वचन पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक में उन वचनों पर चर्चा हुई जिसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। वचन पत्र में प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती, किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ये वचन पत्र चुनाव से 3 महीने पहले लाएगी, यानी कांग्रेस ने 1.25 साल पहले ही जनता को किन मुद्दों पर लुभाना है इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कमलनाथ जी 2 घोषणाएं कर चुके हैं। एक तो ओल्ड पेंशन कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, तो वो तो शामिल होगा ही होगा। और दूसरा जो हमने कर्जमाफी, किसानों की कर्जमाफी योजना शुरू की थी, तो उसमें लगभग 27 लाख किसानों का प्रारंभिक स्तर पर 2 स्टेज बने थे। फर्स्ट स्टेज में करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, लेकिन दूसरा स्टेज इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर पाए और सरकार हमारी नहीं रही। तो अब जो शेष है उसको हम करेंगे। अब कांग्रेस की इस एडवांस तैयारी में कहीं न कहीं कमलनाथ की कॉर्पोरेट शैली भी दिख रही है। 2018 के चुनाव में कमलनाथ की ये शैली उतनी नहीं दिखी थी जितना 2023 के चुनाव से पहले दिख रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर तंज कस रही है। 3 महीने पहले जो घोषणा पत्र लाएंगे, वचन पत्र लाएंगे, फिर बात करेंगे कि हम किसानों के कर्जे 2 लाख रुपए का माफ करेंगे, फिर बेरोजगारों को 4,000 रुपए की जगह आप बोलेंगे 8,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। कुल मिलाकर के छल कपट की राजनीति कांग्रेस करती रही है। अब मध्य प्रदेश की जनता इस बुलावे में नहीं आएगी और कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाएगी। जाहिर है कांग्रेस का फोकस किसान, युवा और सरकारी कर्मचारियों पर है। यही वजह है कि उन्हें किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन जैसे वादे वचन पत्र में शामिल करने की बात कही है। अब कांग्रेस के इस वचन पत्र पर जनता कितना भरोसा करेगी ये तो 2023 में ही साफ होगा। लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी जरूर कर रखी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का एजेंडा सेट, क्या वाकई कांग्रेस का एजेंडा सेट हो गया है? क्या कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है इलेक्शंस के लिए? जिस तरह से कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों के अलावा निश्चित तौर पर उन्होंने उन तमाम चीजों को कह दिया है, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, मैं न राहुल गांधी जी की यात्रा में साथ रहूंगा, न मैं इधर जाऊंगा, न मैं इधर जाऊंगा, मैं चलूंगा तो सीधा चलूंगा और कांग्रेस के लिए एक सीधी राह पकड़कर चलूंगा। चलिए, कोशिश बड़ी मजबूत है उनकी और इसीलिए ये जो शीर्षक आप देख रहे हैं आज का मुद्दा का, वो कह रहा है कांग्रेस का एजेंडा सेट। क्या मुद्दे रहेंगे? 3 बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट को हम उसके साथ घूमने की कोशिश करेंगे। पहले उन 3 सवालों को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस की एडवांस तैयारी का असर दिखेगा? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस के वचन पत्र पर जनता भरोसा जता पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी के पास कांग्रेस के वचन पत्र का तोड़ है? तो सबसे पहला जो सवाल है, अहम सवाल है, वो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ये जो कोशिशें कर रही है ये कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगी? इसी सवाल को उन एक्सपर्ट्स की तरफ हम ले चलेंगे बारी बारी, अलग अलग। जो मेहमान हमारे साथ हैं पहले उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी। बहुत स्वागत करता हूं संदीप जी आपका। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और लगातार राजनीति में उनका कद और उनकी रणनीतिक कोशिशें रंग ला रही हैं, रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही एक सीनियर लीडर हैं, मैं वेटरन शब्द तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन सीनियर लीडर हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, प्रताप भानु शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी सौम्य मुस्कुराहट रहती है उनके चेहरे पर, अच्छा लगता है। और रजनीश जी की मुस्कुराहट तो माशाअल्लाह है ही। संदीप जी, सबसे पहले मुझे समझाइए कि जिस तरह से कांग्रेस अपना एजेंडा सेट करने में लगी है, जिस तरह से कमलनाथ लगातार कोशिशें कर रहे हैं, किस तरह आप इन कोशिशों को देखते हैं? ऐसा नहीं है कि बीजेपी खामोश है,
लेकिन कमलनाथ एक ऐसे होमवर्क करने वाले विद्यार्थी की तरह जुटे हैं कि मैं अपने रूम से निकलूंगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मुखर्जी नगर का कोई विद्यार्थी है जिसने तय कर लिया है कि मैं अब अपने कमरे में अपनी पूरी मजबूत स्टडी के बाद ही आगे बढ़ूंगा। किस तरह देखते हैं आप? जी शरद जी, जी किसी भी राजनीतिक दल के लिए या यूं कहें चुनाव में वचन का बड़ा महत्व होता है। हमने चाहे 2014 का चुनाव देखा हो, 2018-19 के चुनाव देखे हों और आने वाले समय के चुनाव, क्योंकि जो आपके वादे होते हैं वो जनता पर कितने असर करते हैं, जनता को किस तरह से लुभाते हैं और भरमाते हैं आप, वो जमीन पर कितने उतरते हैं ये अलग बात है, लेकिन पहली नजर में आप जनता को कैसे भरमाते हैं। जिन मुद्दों की आपने बात की है, किसान कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन वाले मसले, ये बड़े मुद्दे हैं शरद जी। अगर वाकई में जनता या कर्मचारी के मन में ये बैठ जाता है कि वाकई में कांग्रेस ये करेगी सत्ता में आने पर, तो उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन आपके 1.5 साल के शासनकाल भी उनके सामने है। क्या वाकई में किसानों को, देखिए दोनों का पक्ष अलग अलग है। कांग्रेस कहती है कर्ज हमने 27 लाख लोगों का माफ किया, बीजेपी कहती है 2 लाख का एक का भी माफ नहीं किया। पुरानी पेंशन पर उस सरकार की क्या रणनीति रही, क्या काम किया, यह भी सामने होगा। तो आपका पुराना काम आपकी आगे की रणनीति तय करेगा। जहां तक आपने बीजेपी की बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कमलनाथ ने पहली बार बीजेपी को अपने ग्राउंड में खींचने की कोशिश शुरू कर दी है। जो वचन पत्र की बातें आ रही, अभी तक क्या है कि बीजेपी कांग्रेस को अपने ग्राउंड में खींच लेती है, चाहे राम मंदिर हो, राष्ट्रवाद हो, तमाम चीजें हो, तो कांग्रेस उस पर खिंच जाती है। अगर ईमानदारी से जो चीजें सामने आ रही हैं और कांग्रेस उस पर चलती है, तो हो सकता है कि वो अपने मैदान पर बीजेपी को खेलने के लिए मजबूर कर दे। और जब आप किसी के मैदान में खेलने जाते हैं तो उसकी जीत की संभावना ज्यादा होती है जो मैदान अपने हिसाब से तैयार करता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये आपने काफी इंपॉर्टेंट बात कही है कि कमलनाथ जी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बीजेपी उसके ग्राउंड में आए। जैसे पहले कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना, ये बीजेपी का एक आत्मानुशासन है हमेशा कि वो बहुत जल्दी ये फैसले करके तय कर लेती है, लेकिन कमलनाथ कोशिश करते हैं कि मैं और पहले करूं वो तमाम चीजें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के संगठनात्मक मजबूत स्ट्रक्चर को देखकर वो कैसे आगे बढ़े। रजनीश जी, निश्चित तौर पर जब लड़ाई दिलचस्प होती है तो लड़ने का मजा कुछ और होता है, और मध्य प्रदेश हमेशा से ही मैं कहूंगा कि एक अच्छी टक्कर का दोनों ही दलों के बीच में प्रत्यक्षदर्शी रहा है, क्योंकि 2003 जरूर एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री रही है बीजेपी की, लेकिन उसके बाद के चुनाव में हमेशा हम ये सुनते रहे कि मुकाबला कड़ा है, नजदीकी है और बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है। बहरहाल दोनों ही दलों को बहुत प्रचंड शुभकामनाएं हैं इसके लिए कि लोकतंत्र को मजबूत करें आप अपनी मजबूत टक्कर से। किस तरह आप देख रहे हैं और इसके बरक्स आपकी तैयारी जो बहुत मजबूत होती है बीजेपी की, वो किस तरह खड़ी है? दोनों का एक छोटा सा संक्षेप में कंपैरेटिव स्टडी सर। जी रजनीश जी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तो आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा इस विषय को लेकर, जो विषय आपने उठाया है वचन पत्र का। ये वचन पत्र मध्य प्रदेश के लिए नया शब्द नहीं है। मैंने तो आज कुछ चैनल को कहा भी कि वचन पत्र कांग्रेस का 2018 का भी और जो अभी 2023 की बात भी कर रहे हैं, वो मुद्दा हमारा होगा, वो मुद्दा हमारा होगा। क्योंकि वचन पत्र के नाम पर जनता को ठगने का, जनता को धोखा देने का काम लगातार किया, किसान, युवा, महिला तमाम वर्गों को छलने का काम किया। तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी ऑन करेगी कि किस प्रकार किसानों को गुमराह किया गया, किस प्रकार युवाओं को जो योजनाएं 2018 में किसानों, क्षमा करिए, युवाओं के लिए चल रही थी, लगभग 350 करोड़ की रोजगार की योजनाएं, उनको बंद कर दिया गया। बजट का पैसा दूसरे हेड में डाल दिया गया। वो अभी पकड़ के रोजगार बोर्ड ने खुलासा किया, सबके सामने आया है। ढोल चलाने, बैंड बाजे बजाने, उसमें भी अगर थोड़ी बहुत कोई स्किल के साथ में और प्लानिंग के साथ में काम किया होता तो कोई नवाचार हो जाता, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो ऐसे किसानों को कर्ज माफी के नाम पर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और स्किल ट्रेनिंग के नाम पर तमाम प्रकार के जो काम इन्होंने कहे थे, वो तो करना तो दूर है, बल्कि चल रही योजनाओं को बंद करने का काम किया। एक बात।
दूसरी बात, इस समय देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट से लेकर और राजनीतिक दलों के बीच में भी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वो बार बार विषय छेड़ा है कि रेवड़ी को लेकर जो हम तमाम राजनीतिक दल खैरात बांटने, खैरात शब्द गलत होगा, लेकिन जिस प्रकार से फ्री की योजना, निःशुल्क योजना चलाने का काम करते हैं, जनता को देने का काम करते हैं, वो तमाम दल एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था उन राज्यों की तहस नहस हो रही है, और उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए, और वो सवाल प्रधानमंत्री जी ने भी खड़े किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़े किए हैं। तो उस आईने में भी, उस संदर्भ में भी राजनीतिक दलों को आईना देखना पड़ेगा, जनता तो आईना दिखाएगी ही। और तीसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैं अक्सर आपके साथ में भी कहा हूं, कि मुद्दे वो नहीं होते जिन मुद्दों को एकेडमिकली हम अपने घोषणा पत्रों में लिख दिया करते हैं। मुद्दे वो होते हैं जो जनमानस के भीतर होते हैं, जनता की नब्ज पर होते हैं। और सबसे आखिरी बात मैं बताऊं कि हमारी विश्वसनीयता, इस दल की विश्वसनीयता, जो आज हमारी आलोचना का कारण है देश में, कि इनके एजेंडा में जब जब जो रहा है, ये पूरा करने के लिए आतुर है। हमने कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसा तत्व जो उसका हिस्सा वचन पत्र, संकल्प पत्र का हमारा रहा है, घोषणा पत्र का हिस्सा रहा, हमने छोड़ा नहीं है। ये हमारे ऊपर आरोप विपक्ष का है कि अपने घोषणा पत्र को लागू करने पर तुले हुए हैं। इसलिए 3-4 बातों के संदर्भ में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, और मैं फिर दोहराता हूं, कांग्रेस का वचन पत्र हमारा मुद्दा होगा। चलिए जी, प्रताप भानु जी, मैं आपकी तरफ लौटूंगा। आपने सुना प्रताप भानु जी, बात आपने सुनी, हमारे जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं संदीप जी और रजनीश जी की बात भी आपने सुनी। आप किस तरह से कहेंगे, तैयारी मजबूत हो, अंजाम तक पहुंचे, लड़ाई आसान नहीं है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डबल इंजन की एक प्रणाली, स्ट्रैटेजी से भी आगे बढ़ती है, और वो स्ट्रैटेजी जो उत्तर प्रदेश में बड़ी कारगर होती है, वेस्टर्न यूपी में नतीजे बहुत अच्छे ले आती है। आपकी भिड़ंत उस पार्टी से। जी प्रताप भानु जी। जी, संदीप जी को भी सुन रहा था मैं, और रजनीश जी को भी सुना है। संदीप जी ने जैसा कहा कि कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इनको अपने मैदान में खेलने के लिए मजबूर कर दिया, और हमारे वचन पत्र में दिए गए वायदों से, घोषणाओं से और मुद्दों से ये कितने घबराए हुए हैं, रजनीश जी के स्टेटमेंट से साफ नजर आता है। इनके तो घोषणा पत्र होते हैं, संकल्प पत्र होते हैं, हमारा तो वचन पत्र है। और जब पिछली बार 2018 में उस वचन पत्र पर कांग्रेस को सफलता मिली, भाजपा 170 से घटकर 105 पर आ गई, तो इन्हें तो अपने आईने में अपना चेहरा देख लेना चाहिए कि इनके घोषणा पत्र को तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस का ही घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या वचन पत्र स्वीकार किया, और उस पर अमल करना कमलनाथ जी ने बहुत मुस्तैदी से शुरू कर दिया था। ये घबरा गए। इनने गुप्त एजेंडा जो सौदेबाजी का था, खरीद फरोख्त का था, भ्रष्टाचरण का था, करके उस जनमत से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ये इनका घोषणा पत्र गुप्त एजेंडा था। ये सौदेबाजी से बनी हुई सरकार में इस तरह से अहंकारी बातें करते हैं जो शोभा नहीं देती हैं। शरद जी, कांग्रेस ने हमेशा अपने वचन पत्र के लिए काम किया, किसानों का कर्जा माफ किया, और वो अकेले कांग्रेस का मुद्दा नहीं था किसानों का कर्जा माफ, उसको संपूर्ण विधानसभा ने पारित किया। लेकिन क्या इस बार एक नैतिक दबाव नहीं रहेगा? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात है, फ्री बीज, रेवड़ियां बांटने को लेकर जिस तरह से बात कही गई है, पिछली बार माफ कीजिएगा ये माना गया कि आपकी पार्टी के जो आपने एक नैरो मार्जिन हासिल किया ओवर द बीजेपी, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि आपको, आपके पास किसानों के लिए कर्ज माफी का मसला था। इस बार क्या एक नैतिक दबाव नहीं महसूस करेगी पार्टी, कि आप फिर महसूस करते हैं कि आप इस तरह के एजेंडा के साथ भी आगे बढ़ेंगे? नहीं, मुझे आप ये बताइए कि यदि कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ करे तो नैतिक दबाव, और भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार और ये लोग मिलकर 12.5 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का डुबो दें, खा जाए, उसको माफ कर दें, वो उस पर उसका नैतिक दबाव नहीं है। हमारा तो 55 लाख किसानों का कर्जा माफ था, करने का था, और वो भी 1 लाख करोड़ के अंदर।
आप बताइए नैतिकता कहां रह गई? ये कहां के नैतिकता की दुहाई करते देते हैं। 12.5 लाख करोड़ रुपया इन 8 सालों में माफ किया है, और यदि 1 लाख करोड़ हम किसान का कर्जा माफ करते हैं या मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देते हैं या और ना ही नैतिकता की बात करने का इनका सवाल उठता है। आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं ठीक से जी। एक इनकमिंग कॉल आ गया था, मैंने हटा दिया उसको। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? नहीं, अभी आप हमारे साथ आउट गोइंग में रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी। नहीं, आउट गोइंग में ही है, और जब 2023 होगा तो इनकमिंग में आ जाएंगे, आप उसकी चिंता ना करिए। तो ये कहां की नैतिकता की बात करते हैं? ये 12.5 लाख करोड़ का हिसाब तो इन्हें देना होगा, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों और क्रॉनिक कैपिटलिस्ट का इन्होंने माफ किया है। और यदि हम किसान का कर्जा माफ करें या हम एजेंडा में लेकर आए, हमारे वचन पत्र में आए, तो इनको तकलीफ। यदि बिजली के विद्युत दर हम घटाएं तो इनको तकलीफ। यदि निराश्रित लोगों को हम उनकी सहारा राशि बढ़ाएं 500 से बढ़ाकर 1000 महीने तक। चलिए मैं कोशिश करूंगा, अगर बहुत कम समय है मेरे पास, कोशिश करूंगा, क्योंकि जी फिर मैं लौटूंगा आपकी तरफ। संदीप जी मुझे ये बताइए, प्रताप भानु जी जो बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनका आरोप है कि साहब आप उधर बीजेपी की तरफ भी देखिए कि उद्योगपतियों के कर्जे किस तरह से माफ करने की बात है। उनका आरोप है हमने कर दिया तो इस पे हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है। मुझे ये बताइए कि इस बार हो सकता है कि हम नहीं कहते, लेकिन आगे जाकर जो परिस्थितियां बने, मान लीजिए कोई इस तरह की बात भी आती है कि फ्री बीज को लेकर निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट की एक कोई बहुत स्पष्ट गाइडलाइन, बहुत ही क्लियर गाइडलाइन हमारे सामने होती है, न भी हो तब भी राजनेताओं पर एक दबाव तो है इस बार कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि ये दबाव बीजेपी पर अधिक है कांग्रेस की तुलना में, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री जी भी ये कह चुके हैं कि भैया रेवड़ियां बांटने की राजनीति से देश को बचाना होगा। हम सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और रेवड़ियां बांट के सरकारें बनाने की कोशिश भी होती। शरद जी, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि रेवड़ी आखिर है क्या गरीब को 5 किलो आप खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, वो रेवड़ी की श्रेणी में है? प्रतिभाशाली बच्चे को अगर आप स्कॉलरशिप अतिरिक्त दे रहे हैं जी, वो क्या रेवड़ी है? पहले आपको यह तय करना होगा कि रेवड़ी आखिर है क्या। राजनीतिक दल अपने अपने तरह से परिभाषित करते हैं शरद जी। जब हमारी बात आती है तो हम उसको दूसरी तरह से कहते हैं, विपक्ष की बात आती है तो वो दूसरे तरह से कहता है। पहले तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करेगा कि ये रेवड़ी है और ये रेवड़ी नहीं है? ठीक है, आप मतदाता को लुभाने के लिए टीवी बांटते हैं, ये रेवड़ी हो सकती है, लेकिन बच्चे को बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर स्वास्थ्य देंगे, क्या ये भी रेवड़ी की श्रेणी में जाएगा? गरीब को हम 5 किलो अनाज देंगे, फ्री में बीज देंगे, कौन सी चीज रेवड़ी होगी ये भी तय करना होगा। हाँ, जरूरतमंद वर्ग के लिए क्या क्या दिया जाना चाहिए वो घोषणा पत्र में है, कोई आपत्ति नहीं। प्रताप भानु जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि किसानों का कर्ज माफ होता है शरद जी तो मुद्दा बन जाता है, उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते, मुद्दा नहीं बन पाता है जी। ये आखिर क्यों राजनीतिक दलों का ऐसा चरित्र है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर आप किसान या जो कमजोर वर्ग है उसको ताकतवर तो आपको बनाना पड़ेगा, और अगर उसको रेवड़ी में जोड़ दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस देश में गरीबी और असमानता और बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, क्योंकि सरकारों से ये पूछा जाना चाहिए, केंद्र हो या राज्य हो, चाहे बात तथाकथित रेवड़ी की हो या फिर उद्योगपतियों के कर्ज माफी की, देश की इकॉनमी पे, प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उससे कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं कि एक सरकार राज्य की अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेती है तो क्या उसके पास उसका बजट है, क्या वो ये बताने में कामयाब है कि ये जो हमने कर्ज माफी की है या बिजली के बिल माफ किए हैं उसका बजट हम ऐसे हासिल करेंगे और ऐसे कंपनसेट करेंगे, या अगर उद्योगपतियों ने कर्ज नहीं चुकाया है तो उसको हम ऐसे कंपनसेट करेंगे। निश्चित तौर पर इसकी एक रैशनल और तर्कसम्मत और विवेकशील एक व्यवस्था होनी चाहिए, और मुझे लगता है इस पर खुले दिल और दिमाग से सभी राजनीतिक दलों को एक बहस की तरफ जाना चाहिए। हमारी संवैधानिक संस्थाओं को उस बहस को बढ़ावा देना चाहिए और फिर हमें एक सहमति की तरफ बढ़ना चाहिए। बहरहाल लेकिन दोनों ही दल मध्य प्रदेश में पूरा पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी की बैठकें
निरंतर परवान चढ़ रही हैं और कांग्रेस में कमलनाथ लगातार क्रीज पर डटे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार कर सके। माफी चाहूंगा, वक्त कम होने की वजह से कुछ आप दोनों राजनीतिक मेहमानों के लिए वक्त कुछ कम रहा। प्रताप भानु जी बहुत शुक्रिया रजनी जी, और बहुत धन्यवाद संदीप पौराणिक जी। बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मिशन पर बीजेपी। नमस्कार।